हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टीबीएससी पर। मैं हूं विनोद। हम लास्ट कुछ वीडियो में डिस्कस किए थे एसएसबी के क्वेश्चन पेपर में जो उड़ीसा में हुआ था लेक्चरशिप के लिए। आज हम उसके तीसरे पार्ट में आ चुके हैं। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट बना चुके हैं एसएसबी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। तो आज हम उसके तीसरे पार्ट में प्रेजेंट है, तो उसको हम देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 50 तक क्वेश्चन का आंसर कर लिया था। आज हम 51 से शुरू करेंगे। सो 51 क्वेश्चन पूछ रहा है, पेरिडर्म इज कंपोज्ड ऑफ। सो पेरिडर्म क्या होता है? जब आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ होता है तब पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है। ये कॉर्टेक्स के रीजन से फॉर्मेशन होता है, जो कि सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टेक्स सेल्स में क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होके डी डिफरेंशिएट होके वो लोग फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं और ये 3 तरह के टिश्यू बनाते हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है पेरिप्लम, प्लीरोम, फेलम। ये दोनों तो ये इसमें से 2 ऑप्शन नहीं होंगे। दो जो लिखा गया है पेरिप्लम और प्लेरोम, ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि ये एम्ब्रियो जब फॉर्मेशन होता है तब ये दिखते हैं। फेलम एक पार्ट होता है पेरिटर्म का। सो हमें मालूम ये रहना चाहिए कि पेरिटर्म में तीन तीन रीजन होते हैं। एक होता है फेलम, दूसरा होता है फेलोजन, तीसरा होता है फेलोटर्म। वो 3 ऑप्शन कहाँ पर है हम उसको चेक करते हैं। सो बी में दिया है फेलम, फेलोजन, पेरिप्लम। सो फेलम फेलोजन है, लेकिन पेरिप्लम अगेन आ गया है। ये फिर से एम्ब्रियो का पार्ट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद सी में दिया है प्लीरोम, फेलोजन, फेलोडर्म। सो फेलोजन फेलोडर्म तो है, लेकिन प्लीरोम फिर से आ गया है, ये भी एम्ब्रियो का पार्ट है। और डी में दिया है फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म। सो हम सबको मालूम है फेलोजन किससे बनता है, और या फिर फेलोजन का दूसरा नाम होता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम ऊपर में डेवलप करता है फेलम, जिसका नाम होता है कॉर्क, और नीचे डेवलप करता है नीचे जो टिश्यू डेवलप करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर। सो 51 का आंसर होगा 51 ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं 52 क्वेश्चन का आंसर क्या है। द सेल्स फंक्शनली एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब्स आर। सो पूछ रहा है कौन सा सेल फंक्शनली एसोसिएटेड होते हैं सीप ट्यूब के साथ। तो पहली बात, सीप ट्यूब में क्या कहाँ पे पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म में। और सीप सेल पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। सो हमें मालूम है सीप ट्यूब के साथ हमेशा कौन कॉम्पैक्टली अरेंज होके कॉम्पैक्टली जुड़े होके रहता है, वो होता है कंपेनियन सेल। सो इसमें ऑप्शन में लिखा है बी, बी वाला ऑप्शन राइट है। सो बी होगा हमारा आंसर, कंपेनियन सेल। क्योंकि जो ए हो गया फैसेस सेल, ये एंडोडर्मिस से ही बनते हैं, जहाँ पे कास्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता। और सी है हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये भी एक फ्लोएम एलिमेंट का पार्ट होता है। उसके बाद हमारा फ्लोएम फाइबर्स, ये भी एक फ्लोएम एलिमेंट का पार्ट होते हैं, लेकिन ये सब फंक्शनली एसोसिएटेड नहीं होते। सो 52 का आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 में पूछा है एनोमल सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम ऑफ बोयराविया इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। सो पूछ रहा है एनोमलस और एबनॉर्मल ग्रोथ बोयराबी में क्यों किसके वजह से होता है। सो हमें ऑप्शन में देखना है क्या क्या लिखा है। पहला लिखा है सक्सेसिव रिंग्स ऑफ कैम्बियम। सो यही है हमारा आंसर। हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। फ्लोएम पॉकेट्स ये नहीं है, इंटरजाइलरी फ्लोएम ये भी नहीं है, इंटरजाइलरी कॉर्क ये भी नहीं है। हमें मालूम है कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे किस तरह का होता है? एक एबनॉर्मल टाइप का, जैसे कि सक्सेसिव रिंग। सो बहुत सारे रिंग्स बनते जाते हैं, जो कि कैम्बियम का रिंग बहुत सारे बनते जाते हैं, जिसके वजह से ये एक एबनॉर्मल इस तरह से एबनॉर्मल का सेकेंडरी ग्रोथ दिखाते जाता है, एक डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर बनाता है बोयरापिया में। सो 53 का आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। 54 में पूछा है इन केस ऑफ डायर्क रूट्स द लेटरल रूट्स एराइज फ्रॉम द पेरिसाइकल आर द रीजन। सो ये पूछ रहा है, एक डायर्क रूट है, हमें मालूम है डाइकोट में डाइकोट रूट ही हमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाता है। उसके बाद बोला है द लेटरल रूट एराइज फ्रॉम द पेरिसाइकल आर द रीजन। सो जो लेटरल रूट एराइज होता है पेरिसाइकल से, हमारा लेटरल रूट हमारा एंडोजिनस ओरिजिन होता है। सो ये पेरिसाइकल से किस रीजन से ग्रो करता है? ऑपोजिट द जाइलम बंडल्स ये नहीं है, ऑपोजिट द फ्लोएम बंडल ये भी नहीं है। ऑप्शन सी क्या दिया है? बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम बंडल। सो ये होगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी लिखा है ऑपोजिट बोथ जाइलम एंड फ्लोएम बंडल, नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम बंडल। सो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में से हमारा लेटरल रूट पेरिसाइकल से अराइज होता है। सो 54 का आंसर है सी। फिर देखते हैं 55 क्या पूछा है। मैच्योरेशन ऑफ स्टैमेन्स एंड कार्पेल्स ऑफ ए फ्लावर आर डिफरेंट टाइम्स इज कॉल्ड। सो हमें ये भी मालूम है कि जब स्टैमेन और कार्पेल का मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट टाइम में हो, तो ये किसको फेवर कर रहे हैं, किसको अडोप्ट कर रहे हैं? ये क्रॉस पोलिनेशन को अडोप्ट कर रहे हैं। सो क्रॉस पोलिनेशन का क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। तो ये पूछा है स्टेमेन और कार्पस का डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम को क्या बोला जाता है। सो इसको कहा जाता है डायकिनी, नहीं, डाइकोगेमी,
यस, ये होगा आंसर। उसके बाद वाला भी देख लेते हैं। हर्कोगेमी ये नहीं है, हेटेरोस्टाइल ये भी नहीं है। तो क्या है डाइकोगेमी, क्या होता है ना, डाई मतलब दो अलग अलग टाइम में आपका स्टामेन और कार्पेल मेच्योर करते हैं। जैसे कि एक होता है, एक का नाम है प्रोटैंड्रस, जहाँ पे पहले जहाँ पे पहले आंथर मेच्योर होगा फर्स्ट, और दूसरा होता है गाइनस प्रोटोगाइनस, जहाँ पे पहले कार्पेल मैच्योर होगा। तो जब दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होंगे, तो ऑब्वियसली एक फ्लावर किसको फेवर करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि दोनों का साथ में तो हो ही नहीं रहा। एक फ्लावर में कार्पेल और स्टामेन दोनों एक साथ में मैच्योर हो ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। ऑप्शन सी में हर्कोगेमी क्या होता है ना, फिजिकल बैरियर स्टामेन और कार्पेल के बीच में आ जाने से ये सेल्फ पॉलिनेशन करने नहीं देता। जैसे कि कभी कभी फ्लावर का पेटल बीच में चला आता है, इसके वजह से नहीं हो पाता सेल्फ पोलिनेशन, तो ये बाउंड हो जाता है क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए। उसी तरह हेट्रोस्टाइल, स्टाइल का अगर लेंथ छोटा बड़ा हो स्टामेन से, तो ऑब्वियसली वो भी आपका सेल्फ पोलिनेशन करने नहीं देगा और बाउंड होकर क्रॉस पोलिनेशन करवाएगा। सो 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद चलते 56 में पूछा है पेरिस्पर्म इज degenerated synergy और टाइप ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस persistent इंटरग्रेन, ये भी डायरेक्ट आंसर है, रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस। जो सब जब सीड मैच्योर करता है, सीड जब फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे एक बहुत ही हल्का सा लेयर का एक टिश्यू होता है जिसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं, और ये किससे बनता है, न्यूसेलस से बनता है। सो इसका आंसर होगा 56 सी। उसके बाद चलते हैं 57 एक लंबा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। पूछे बोला है क्रोमोसोम नंबर ऑफ द एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ हाइब्रिड सीड्स रेस्ड बाय ए क्रॉस बिटवीन ए डिप्लॉयड फीमेल एंड ए टेट्रापॉड मेल एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज 16। सो जो क्रोमोसोम नंबर है एंडोस्पर्म सेल का, वो जो सीड बना है बाय क्रॉसिंग फीमेल और मेल, जो डिप्लॉयड और टेट्रापॉड को क्रॉस करके जो सीड बना है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये है फीमेल प्लांट और ये है मान लीजिए मेल प्लांट। तो ये है डिप्लॉयड 2n और ये है 4n। तो इनमें से जो 3n यानी कि एंडोस्पर्म बना है, मैं एंडोस्पर्म लिख दे रहा हूँ, एंडोस्पर्म जो बना है उसका क्रोमोसोम नंबर है 16। तो अब देखते हैं ये कैसे बनता है। एन हमें हाइप्लॉइड ढूंढना है, तो यहाँ पे अगर 3n करेंगे, 3n इज इक्वल टू 16 करेंगे, तो n इज इक्वल टू 16/3, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम 3n को प्रॉपरली कैसे निकालेंगे देखते हैं। सो ये मान लीजिए फीमेल का है, फीमेल में 2n यानी कि ये गैमेट कौन सा प्रोड्यूस करेगा, n वाला। लेकिन ये जो मेल है ये दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक डिप्लॉयड 2n वाला, दूसरा 2n वाला। सो हमें मालूम है जब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है तो दो फीमेल एक मेल के साथ फ्यूज होते हैं। सो ये n और ये n और ये 2n, ये मिलके कितना हो जाएंगे, 2n+n+n। सो 4n हो गया हमारा एंडोस्पर्म का क्रोमोसोमल मेकअप। सो 4n 4n इज इक्वल टू 16। तो n इज इक्वल टू हो गया हमारा 16/4, तो ये कट के हो जाएगा 4। सो हमें हाप्लॉइड नंबर मालूम चल गया, 4 हो गया। चलो इसको हम ध्यान में रखते हैं। उसके बाद अगले सेंटेंस की ओर जाते हैं। व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द एंडोस्पर्म सेल, फिर से वही एंडोस्पर्म सेल का पूछ रहा है, ऑफ हाइब्रिड सीड्स रेज्ड बाय ए क्रॉस बिटवीन अ टेट्राप्लॉइड फीमेल एंड अ डिप्लॉइड मेल प्लांट। तो इस बार ये बोल रहा है जो फीमेल है वो अभी 4n है और जो मेल है वो अभी 2n है। तो ये भी दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, इस बार ये डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड। फिर से वही चीज़ बोलेंगे, जब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है ये 2n और ये 2n यानी कि दो फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट जुड़कर बनते हैं। तो ये कितना हो गया, 2n+2n 4n+n हो गया 5n। सो 5n यानी कि 5n इज हमें हमें मालूम है n इज इक्वल टू हमें मालूम है n इज इक्वल टू 4। सो 5n ये आया हमारा एंडोस्पर्म का जेनेटिक मेकअप, क्रोमोसोमल मेकअप इज इक्वल टू 4। सो n इज इक्वल टू हो गया 4 × 5 यानी 20। सो आंसर होगा हमारा 20। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। सो ये बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का बी होगा आंसर, ऑप्शन बी 20। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है व्हेन एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटीग्रेट द फेनोमेनन इज कॉल्ड। देखिएगा आप अगर ध्यान दोगे तो ये पूछा है एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, ना कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियो सैक अगर डेवलप करता है न्यूसेलस से या फिर इंटीग्रेट से, तो उस तरह का फेनोमेनन को क्या कहते हैं। सो
हमें मालूम है ये तो पूरा कैटेगरी होगा एपोमिक्सिस का, क्योंकि आप लोग देखिए ए बी सी में हर एक ए बी सी में हर एक ऑप्शन में एपोमिक्सिस दिया है, लेकिन डी वाले ऑप्शन में एम्ब्रियोनी दिया है, एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। तो ये तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये पे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, अगर कभी भी एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस या फिर इंटेग्यूमेंट्स यानी सोमाटिक सेल से डेवलप करते हैं तो उसको सोमाटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। या फिर एम्ब्रियो सैक अगर किसी दूसरे जनरेटिव सेल से डेवलप करते हैं तो उसे जनरेटिव एपोमिक्सिस कहा जाएगा। सो लेकिन यहाँ पे इसका आंसर होगा 58 का सी, सोमाटिक एपोमिक्सिस, क्योंकि न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट सोमाटिक पार्ट होते हैं। उसके बाद 59 चले जाते हैं। पूछा है फिलिफॉर्म apparatus इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका आंसर होगा सेलुलर एंडोस्पर्म नहीं, सिनर्जिड्स यस। सिनर्जिड्स जो एक के चारों तरफ होते हैं, ये रहता है एक, उसके चारों तरफ जो होते हैं दो, वो होते हैं सिनर्जिड, जिसके पास होता है फिलिफॉर्म apparatus। और फिलिफॉर्म apparatus का काम है गाइड द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द साइट ऑफ एक फॉर्मेशन, या टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ एक के पास पहुंचाना उनका काम होता है। सो इसका आंसर है 59 बी, सिनर्जिड्स। उसके बाद 60 को चलते हैं। फाइंड द ऑड मैन लिखा है, लेकिन इसका क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म। सो मैं ये क्वेश्चन का आंसर देख रहा था, इसमें विंग्स और पेपर्स ये दोनों तो हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्सल के लिए। कोमा जो होता है वो स्पैग्नम में पाया जाता है, जो कि एक ब्रांच मॉडिफिकेशन है, लेकिन जैकुलेटर है ये भी सीड डिस्पर्सल के लिए हेल्प करता है। लेकिन इसका आंसर आप लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा, ये आपको आंसर दिखा रहा है जैकुलेटर होगा बोल के, बट मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा डी, यही ऑड है। तो देखते हैं, आप अगर इसको आंसर जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो उसके बाद चलता है 61। पूछा है कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन सेल टू द एडजेसेंट सेल इन हायर प्लांट्स इज एस्टैब्लिश्ड। ये भी बहुत से आसान सा सवाल है। अपोप्लास्ट यानी आप सबको मालूम है ये एक सेल है, ये एक सेल है, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म तो इसमें नहीं होता, जो होता है गैप के बीच में होता है। और बचा अगर सिम्प्लास्ट को अगर देखेंगे, सिम्प्लास्ट सेल के थ्रू से देखे जाता है, सेल के थ्रू से यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा थ्रू से देखे जाता है। सो कंटिन्यूटी किसके वजह से होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा ये कहाँ पे मिलेगा, प्लाज्मोडेस्माटा ये हमें सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्ट में मिलेगा। सो 61 का आंसर होगा बी, सिम्प्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल के चारों तरफ जो कवरिंग होते हैं या फिर वैक्यूल का जो आउटर कवरिंग होता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। लिकोप्लास्ट एक क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा लिकोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट होता है कलर वाला प्लास्टिक, लिकोप्लास्ट होता है कलरलेस प्लास्टिक। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, बचा हापोप्लास्ट। तो हापोप्लास्ट तो मैंने कहा मूवमेंट थ्रू द सेलुलर गैप्स, इंटरसेलुलर गैप। सो बचा हमारा आंसर बी। चले आते हैं 62 की ओर। 62 में पूछा एट इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू, इंसिपिएंट यानी शुरू, जब प्लाज्मोलिसिस शुरू हुआ तो इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा सॉलिड पोटेंशियल, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद जाते हैं 63। कॉपर डेफिशिएंसी कॉजेस ए डिजीज इन फ्रूट ट्रीज कॉल्ड डैश वेयर गम्स आर सिक्रेटेड एंड डिपॉजिटेड ऑन द बार्क। सो कॉपर हमारा दो तरह का मेन डेफिशिएंसी डिजीज करता है, एक होता है डाइबैक। सो ऑप्शन में क्या दिया है, व्हिपटेल, और दूसरा होता है एक्जेंथेमा। तो दूसरा बी है एक्जेंथेमा। हम देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन में दिया है। उसके बाद लिटिल रिप, ब्राउन हार्ट, तो ये सी और डी तो नहीं लग रहा मुझे, तो ये एक तो दिया है। सो ये होगा इसका आंसर 63 पी, एक्जेंथेमा। चलते हैं हम 64 क्वेश्चन की ओर। पूछा है वाटर ऑब्जर्व बाय रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि सॉइल जो वाटर ऑब्जर्व करता है प्लांट के लिए वो कौन सा वाटर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर होता है। क्योंकि सरफेस वाटर नहीं होता, रन ऑफ वाटर नहीं होता, ग्रेविटेशनल वाटर तो नीचे चला जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर होता है जो कि प्लांट ऑब्जर्व करता है रूट हेयर्स के मदद से। 65 की ओर चलते हैं। 65 में पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज, C4 साइकिल का पूछ रहा है, C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड कौन एक्सेप्ट करता है, हमारा फॉस्फोइनॉल, पेप, पेप करता है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट यही करता है। और C3 साइकिल में हमारा क्या कौन करता है, C3 साइकिल में हमारा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट करता है या फिर डाइफॉस्फेट। सो ये होगा हमारा इसका आंसर सी, C4 साइकिल का। चलते हैं 66 की ओर। व्हिच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग रेड ड्रॉप, ये भी आसान सा सवाल है। हमें मालूम है PS1 हमारा 700 नैनोमीटर का होता है, PS2 680। सो इसका आंसर होगा PS2, क्योंकि हमारा जो बैंड होता है ये सबसे फार मतलब जब रेड ड्रॉप होता है यानी कि ये अगर रेड हुआ
तो ये फार रेड हुआ। रेड यानी कि ये सबसे आखिर वाला भीप गियर में, भीप भीप गियर में ये सबसे आखिर में होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस पीक पे होता है रेड रीजन में। अगर उसके बाद वेवलेंथ बढ़ा तो ये सडन ड्रॉप करता है फार रेड रीजन में, और ये होता है 700 नैनोमीटर का। सो ये यहाँ पे एक्टिवेटेड रहता है PS1 का, और PS2 यहाँ पे होता है, PS2 इस रीजन पे होता है, इस रीजन पे जो कि है 680 रीजन का होता है। सो ये रहा हमारा, इसका आंसर होगा PS2। ये रहता है इनएक्टिवेटेड, क्योंकि तब एक्टिवेटेड कौन रहता है, PS1 700 नैनोमीटर वाला, क्योंकि उसके बाद में रेड ड्रॉप हो जाता है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में पूछा है द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम रूबिस्को इज। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। एंजाइम CO2, यहाँ पे गलत मार्किंग किया गया है, CO2 Mg2+ कॉम्प्लेक्स, ये होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि Mg2+ के प्रेजेंस में ही रूबिस्को बहुत अच्छी तरह से, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उसके बाद 68 को चलते हैं। 68 में पूछा है, ये भी ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटालाइजेस द रिवर्सिबल रिएक्शन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो ये क्या है, मैंने 2-4 बुक इसको स्टडी किया, यहाँ पे लिखा है रिवर्सिबल रिएक्शन को कौन कैटालाइज करता है, कौन सा एंजाइम। तो मैंने देखा बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे बुक्स हैं जहाँ पे सारे के सारे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में सारे के सारे रिएक्शन रिवर्सिबल दिखाया गया है, लेकिन मेजरली इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉस्फोग्लिसरल काइनेज इसका आंसर होगा, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। उसके बाद चलते हैं 69। पूछ रहा है FAD एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन बिटवीन। ये भी बहुत डायरेक्ट सा आंसर है इसका, डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट आंसर, सक्सिनिक टू फ्यूमेरिक एसिड। सो सक्सिनिक एसिड से जब सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तब FAD-FADH2 में कन्वर्ट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 की ओर। 70 में पूछा है, ये भी बहुत ही आसान सा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस। ये सबसे डायरेक्ट वाला है, साइटोक्रोम BC1C AA3 कॉम्प्लेक्स, ये वाला होगा, क्योंकि आखिर में AA3 होगा और स्टार्टिंग में साइटोक्रोम BC1 होगा। उसके बाद चलते हैं 71 क्वेश्चन को। सिलेक्ट द टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। XCCY गिव्स C डबल बॉन्ड C प्लस XY। तो ये दिखा रहा है हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग करने के लिए दो एंजाइम लगे हुए हैं, X और Y, उसको हम देखते हैं कौन सा एंजाइम में नाम दिया जाएगा। लाइएज होगा, या फिर इसका ट्रांसफरेज होगा, हाइड्रोलेज होगा, एक्सोनिकुलेज होगा। ट्रांसफरेज का काम है एक ग्रुप को ट्रांसफर करना, हाइड्रोलेज का काम है वाटर के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन करना, एक्सोनिकुलेज तो यहाँ पे साइड से कट करेगा। सो बचा क्या ऑप्शन हमारे पास, लाइएज। तो इसका आंसर होगा 71A। उसके बाद चलते हैं 72 की ओर। बोला है the process of oxidation of ammonia to nitrate and nitrates by microbes is called। सो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। हमें मालूम है अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्रेट कन्वर्जन क्यों होता है, ताकि प्लांट उसको इजीली ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि प्लांट हमेशा नाइट्रेट फॉर्म को ही ऑब्जर्व करता है। तो इसका आंसर होगा अमोनिफिकेशन, यानी अमोनिया फॉर्मेशन। नाइट्रोजनेशन तो नहीं होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा इसका आंसर। 72 का आंसर है सी, नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि डीनाइट्रिफिकेशन में मोलिकुलर नाइट्रोजन फॉर्मेशन होता है। चलते हैं उसके बाद 73 क्वेश्चन की ओर। 73 में पूछा है व्हिच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फाइटोक्रोम। सो ये भी डायरेक्ट आंसर है, क्रोमोप्लास्ट एक अलग चीज है जो कि फाइटोक्रोम का पार्ट नहीं होता। उसके बाद चलते हैं 74। 74 में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो जिबर्लिक एसिड लीपफॉल, ये तो नहीं होगा, क्योंकि जिबर्लिक एसिड का काम लीप फॉल करवाना नहीं होता, एब्सिसिक एसिड का काम होता है लीप फॉल करवाना। आईए सेल डिलोंगेशन ठीक है, साइटोकाइनिन सेनेशन करवाना ठीक है, एब्सिसिक एसिड स्टोमाटल क्लोजर करवाना ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, ये भी ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा 74 ऑप्शन ए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज हम ये क्वेश्चन के बाद एंड करेंगे 75। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स एट लो टेम्परेचर में सीड को ट्रीट करना अंडर मॉइस्चर कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड टू ब्रेक द डोरमेंसी। सो डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए सीड को लो टेम्परेचर में ट्रीट करने को हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ना चीलिंग कहते हैं, स्कैरिफिकेशन, यानी एसिड वगैरह को यूज करके मैकेनिकल थिंग्स यूज करके सीड को रप्चर करना या फिर डोरमेंसी को तोड़ना। चीलिंग तो नहीं होगा, मॉइस्चराइजेशन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 75 का ऑप्शन ए।
सो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर इसको क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और हम नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो में पार्ट 4 में इसको पूरा कंप्लीटली इसको ख़त्म करेंगे और एंड हो जाएगा हमारा क्वेश्चन डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन।